आप सभी हेल्दी वेल्दी और सुरक्षित होंगे इस आशा के साथ आज की कहानी की शुरुआत करती हूँ। नमस्कार, मैं त्यागी रम्या अमरेश आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। और आज की कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ तमिलनाडु से, तमिलनाडु के कृष्णागिरी से। कहावत तो हमने सभी ने सुन रखी है, अक्सर सुनते भी है, आंखों राखे साइयां मार सके ना कोई, मारने वाले से बड़ी ताकत बचाने वाले की होती है। और आज ऐसी ही एक कहानी मैं आपको सुना रही हूँ। कहते हैं ना चमत्कार, चमत्कार क्या होता है वो इस कहानी में होगा। तमिलनाडु के कृष्णागिरी इलाके में वेंकटेश्वर मूर्ति रहते थे अपने परिवार के साथ। पत्नी थी, पत्नी कल्पना सुमंगली के साथ में। वेंकटेश्वर अपना घर परिवार चलाने के लिए जीवन निर्वाह के हेतु काम करते थे और घर परिवार को चलाने में उनका साथ बराबर का निभाती थी उनकी पत्नी कल्पना सुमंगली। और वह पेशे से टीचर थी और एक पब्लिक स्कूल में टीचिंग किया करती थी। परंतु 20 जुलाई 2088 को उनकी जिंदगी में एक ऐसा दिन आता है जो इतना खौफनाक और इतना भयानक था, कल्पना तो क्या उनके फरिश्तों ने भी नहीं सोचा होगा। एक दिन की बात है कि वह घर से निकलती हैं। 20 जुलाई 2088 की बात है कि वह घर एक दिन उनके घर में पानी कम पड़ जाता है। उनके घर में पानी कम होता है। पानी अक्सर वह बाहर से लाते थे क्योंकि 1988 की है, तो तब ही कहीं पर नल भी नहीं हुआ करते थे। प्रॉपर हर एक किसी के घर पर पर्सनली पानी की व्यवस्था नहीं थी आज की तरह। तो वह अपने पति वेंकटेश्वर मूर्ति से बोलती है कि पानी लेकर आना है, रात होने वाली है, नहीं तो फिर पानी के लिए परेशानी हो जाएगी। पीने के लिए, घर के काम के लिए, घर के कामकाज के लिए, जो शाम को खाना बनता है उसके लिए भी पानी की जरूरत होती है। तो वह पानी लेकर जाती है घर से, अपना जो भी बाल्टी वगैरह जो भी होगा डब्बे वगैरह लेकर वहां पर जाती हैं। तो उनको एक पुलिस थाने से भी गुजर कर जाती है। वो एक स्कूल था, वहीं पर स्कूल के बराबर में जाती है, नलकूप होता है, वहां से वह पानी भरकर लाने के लिए पानी भरती हैं। लेकिन तभी उन्हें कोई बुलाता है। बराबर में थाना था, जो गली थी वह थाने के बराबर से होकर गुजरती। थाने में से कोई बुलवाता है उनको और वह चली जाती। जब जाती हैं तो उनको एक कमरे में बंद कर लिया जाता है। अब वो पूछती है कि भाई मुझे कमरे में बंद क्यों किया, मेरा क्या दोष। अब कल्पना सुमंगली पूछती है कि मेरा क्या दोष है, मुझे कमरे में क्यों बंद किया अचानक से। और ये बंद करने वाला कौन था, उस थाने का इंस्पेक्टर ने उनको कमरे में बंद किया। वह चीखने चिल्लाने लगी, विरोध करने लगी, तो इंस्पेक्टर ने उनके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। उसको दीवार में देखकर मारा, उसके सर में चोट आ गई और उसके साथ फिर जबरदस्ती की, उसका यौन शोषण किया। और यौन शोषण इतना खौफनाक भयंकर तरीके से किया, उसके साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। थाने में उस वक्त 4 लोग थे, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल, यानी कि 4 लोग थे। और चारों लोगों ने पहले सब इंस्पेक्टर ने महिला टीचर को तार किया, उसको बेआबरू किया। और फिर बारी बारी से सभी बाकी के 3 कांस्टेबल और कांस्टेबल भी अपना मुंह काला किया और उस निर्दोष टीचर को ऐसी सजा दी। उसको फिर मारपीट उसके साथ की, उसके साथ इतना मारपीट किया कि उसको जब ना बोलने की हालत में थी, ना विरोध करने की हालत में थी, वह बस पड़ी हुई सिसक रही थी। इधर टीचर कल्पना सुमंगली के पति वेंकटेश्वर मूर्ति वह चिंता में आ गए। वह चिंता करने लगे कि वह लगभग 6 बजे के आसपास वह पानी लेने गई थी, लेकिन अब लगभग 8 बजने को आ रहे हैं। उधर वह भी चिंतित हो गए और वह भी पत्नी कल्पना सुमंगली को ढूंढने के लिए निकल पड़े, क्योंकि वह 6 बजे के आसपास घर से निकली थी पानी लेने के लिए और अब रात के लगभग 8 बजने को जा रहे थे। तो वह चिंता में थी कि आखिर कल्पना सुमंगली रह गई तो कहाँ रह गई, कहाँ चली गई, क्यों नहीं आई है। अब वेंकटेश्वर मूर्ति भी आते हैं उस नलकूप पे उनको खोजने के लिए जहाँ पर वह पानी लेने आई, परंतु वह वहां पर नहीं थी। वहां पर वह बर्तन था जिसको वह पानी भरने के लिए लेकर आई थी। अब वेंकटेश्वर मूर्ति जब उसको तेज तेज आवाजें लगाते हैं, लेकिन कल्पना सुमंगली कहीं नहीं बोलती, कोई आवाज जवाब वह नहीं देती। अब वेंकटेश्वर हार जाते हैं, थक जाते हैं। पहले आसपास की गलियों में, इलाके में वह खुद ही ढूंढते हैं, लेकिन फिर अपने घर आते हैं और अपरिचित है, अड़ोसी पड़ोसी है, उन सब से ये बात बताते हैं। तो फिर बाकी लोग भी उसको, सुमंगली को, कल्पना को ढूंढने के लिए चल देते। अब वहां एरिया में वह नहीं मिली तो ये लोग फिर जंगल के तरफ निकलते हैं। वहां भी ये ढूंढते रहते हैं और ढूंढते हैं रात को, लगभग आधी रात के आसपास तक। जब आधी रात हो जाती है ये लोग फिर वापस आ जाते हैं। और भी गांव वाले बोलते हैं, पड़ोसी बोलते हैं कि भाई अब रात हो गई, अब तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, चलो अब घर वापस चलते हैं। कल सुबह जैसे ही दिन निकलेगा तो हम दोबारा से आएंगे उसको खोजने के लिए और देखेंगे कि आखिर कल्पना सुमंगली के साथ हुआ क्या है। अब
सब अपने घर आ जाते हैं, थोड़ा आराम करते हैं कि सुबह हो जाती है। सुबह होते ही ये लोग फिर से निकल जाते हैं, क्योंकि पति वेंकटेश्वर मूर्ति को तो चैन नहीं थी, वह बहुत पीड़ा महसूस कर रहे थे। वेंकटेश्वर मूर्ति को चैन नहीं थी, उसे कहाँ आराम था। वह तो सिर्फ बस पलक झपकते ही अपनी पत्नी कल्पना सुमंगले को अपने सामने देखना चाहता था। उसे ये था कि बस जैसे ही करते आंखें खुलते उसकी पत्नी उसके पास आ जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। गाँव वाले पड़ोस वाले सब साथ में मिलकर फिर से खोजने के लिए चलते हैं। सुबह सवेरे होते ही जैसे ही वो गांव में एक नहर गुजर, थल्ली गांव पड़ता है, कृष्णागिरी का थल्ली गांव में एक नहर गुजरती थी। वह नहर के पास भी जाते हैं देखने के लिए। तो रात को तो कुछ नहीं दिखाई दिया था, लेकिन सुबह मॉर्निंग में जब वो खोजने के लिए जाते तो नहर के पास में एक गड्ढा था, जैसे झील टाइप होती, जैसे गहरा गड्ढा होता है। तो उस गड्ढे में किसी की नजर पड़ी तो वहां पर कल्पना सुमंगले की लाश पड़ी हुई थी। लाश इसलिए क्योंकि उसमें कोई हलचल नहीं थी, कोई उसकी आवाज नहीं थी, कुछ नहीं थी। और उसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर भी फेंके हुए थे। उसके शरीर से खून बह रहा था, कोई हलचल थी नहीं, तो वह एक लाश थी। अब किसी की नजर जैसे पड़ी, उसने वेंकटेश्वर मूर्ति से बोला कि देखो कल्पना सुमंगली तो ये पड़ी गड्ढे में। उसके पैरों की जमीन खिसक जाती है, सर पे आसमान टूट पड़ता है कि उसका तो घर उजड़ गया। वो जैसे तैसे करके उन पत्थरों को उस गड्ढे से निकालते हैं और लोग जो है उसको उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी किसी को एहसास हुआ कि शायद वो जीवित है, शायद उसकी सांसें थोड़ी बहुत चल रही, बॉडी में कोई भी मोमेंट नहीं था। अब कल्पना की बॉडी को वो गड्ढे से बाहर निकालते हैं और तुरंत सूर हॉस्पिटल में उसको ले जाते हैं। ये एक सरकारी सामुदायिक हॉस्पिटल था, वहां पे लेकर जाते हैं। वहां पर डॉक्टर पद्मावती कल्पना का उपचार करती है, लेकिन उसको फर्स्ट एड वगैरह देख करके उसकी हालत इतनी खराब थी क्योंकि उसको तो मतलब कोई जगह उसकी बॉडी पर ऐसी नहीं थी जो ढील ना हो, जिसके ऊपर जख्म ना हो, खून बहे जा रहा था। तो पद्मावती ने उसको तुरंत फर्स्ट एड देकर और फिर उनको एडवाइस किया कि एक बड़े हॉस्पिटल में आप इसको ले जाइए। उसने पद्मावती ने कल्पना सुमंगले को सेंट जॉन हॉस्पिटल के लिए ट्रांसफर कर दिया। अब वहां पर उसका पति वेंकटेश्वर मूर्ति और बाकी सब लोग लेकर गए। वहां पे उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ और डॉक्टर नारगन ने उसका ट्रीटमेंट करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि उसकी बॉडी के ऊपर इतनी भयानक चोटें थी जिन्हें बताना कहना भी मुश्किल है। सुनकर रूह कांप जाती है, आत्मा थर्रा जाती है। उसको कौन सी यातना थी, उसको उसके ऊपर कौन सा जुल्म, कौन सा अत्याचार ऐसा था जो बर्बरता थी उसके साथ ना की गई, उसके साथ वो सब किया गया। एक आतंकवादी, आप लोग आतंकवादियों को देखते हैं ना, इतनी बर्बरता निर्दयता से कोई इंसान, मानवता नाम की उनके अंदर चीज नहीं होती, तो वैसा ही इन पुलिस वालों ने अपना सुमंगली के साथ किया। परंतु वह जीना चाहती थी, उसकी जिद थी जीने की। तो जिद बहुत बड़ी चीज होती है, साहस हिम्मत बहुत बड़ी चीज होती है, विल पावर बहुत बड़ी चीज होती है, तो आपको सफल कर देती है। और वही थी कल्पना सुमंगले के अंदर कि उसके अंदर जीने की चाहत थी और वह मौत के मुंह से बच जाती। मरी हुई थी, बॉडी थी, वह लाश थी, लेकिन फिर भी वालों ने, उनके पति ने उसको हॉस्पिटल लेकर गए, उनका ट्रीटमेंट चलाया और समय रहते ही उसको फिर डॉक्टर पद्मावती ने रेफर कर दिया दूसरे हॉस्पिटल के लिए। जबकि हुजूर हॉस्पिटल से, जो कि सरकारी हॉस्पिटल था, और सेंट जॉन हॉस्पिटल, उसके बीच की दूरी लगभग 50 किलोमीटर के आसपास थी। डॉक्टर नारगन इतने अच्छे थे कि उन्होंने तुरंत ही इतना सटीक उसका ट्रीटमेंट किया और 3-4 दिन तक तो बोल भी नहीं पा रही थी, लेकिन 3-4 दिन के बाद उसने थोड़ा थोड़ा बोलना, थोड़ा थोड़ा। तो जब उससे पूछा गया कि ये तुम्हारे साथ क्या हुआ और किसने किया, तो उसने एक नाम बताया, लक्ष्मी। अब ये लक्ष्मी कौन थी भी नहीं जानता था, लेकिन उससे पहले जब एक गायब हुई, जब एक गड्ढे में मिली, तो गांव के लोग और उसके पति थाने में गए रिपोर्ट लिखाने के लिए कि कल्पना सुमंगली नहीं मिल रही है। तो उस पर भी थाने के जो पुलिस वाले थे, वही इंस्पेक्टर थे, वही इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल, उन्होंने लापरवाही की, क्योंकि उनका किया तो ये पाप ही था। उन्होंने केस की सुनवाई नहीं की, बल्कि और ये कह दिया कि इसमें हम क्या करें, खोज लो कहाँ हैं। दूसरे जब वह गड्ढे में मिली तो वो लोग फिर थाने में गए और उन्होंने बोला कि वह एक मृत अवस्था में लाश मिली है, आप FIR लिखिए, किसने ये अत्याचार और ये पाप किया है। उसके ऊपर पत्थर भी पड़े हुए थे, क्योंकि पुलिस वाले तो सभी जानते थे। उन्होंने फिर लापरवाही की और उनकी रिपोर्ट तक भी पुलिस वालों ने दर्ज नहीं की थी।
थल्ली थाने में। इसके बाद अब गांव वाले ठान लेते हैं कि हमें भी लिखानी है और जिन्होंने ये कुकृत्य किया है उनको सजा भी दिलवानी है। तो इसके बाद वे जब पुलिस वालों ने कोई सुनवाई और कार्रवाई नहीं की, क्योंकि पाप उन्हीं का किया हुआ था, कुकृत्य उन्हीं का किया हुआ था, तो फिर गांव वाले और अड़ोसी पड़ोसी जो भी परिचित हैं, उनके भाई बंधु थे, सबके सब डीएम के ऑफिस पर जाकर धरने पर बैठ जाते हैं। जब ये मामला संज्ञान में आता है डीएम के, और गांव वाले अडिग वहां पर बैठ जाते हैं कि जब तक हमारी सुनवाई और इस कुकृत्य के विरुद्ध में इसके आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। तो फिर डीएम ने कार्रवाई की और एक एसआईटी का गठन किया जिसने जांच की, यानी कि थाने को नहीं बल्कि दूसरी टीम गठित की जिसने इस पूरे मामले की जांच। तो जांच में जब कल्पना सुमंगली से हॉस्पिटल में पूछा गया, उसने बताया कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तो तब उसने लक्ष्मी का नाम लिया था। पुलिस भी जो एसआईटी जांच कर रही थी मामले की, और गांव वाले भी, सभी परिचित भी यही सोच रहे कि लक्ष्मी कौन है, क्योंकि वो नहीं जानते। अब लक्ष्मी की खोज करते हैं तो लक्ष्मी एक सफाई कर्मचारी होती है, कल्पना सुमंगली को बुलाकर लेकर गई थी थाने, और उसे पता था कि मैटर क्या है, और उसी के सामने कल्पना सुमंगली को उन्होंने कमरे के अंदर बंद किया था, मारपीट की थी, उसके सामने वो चीख रही थी, विरोध कर रही थी, लेकिन लक्ष्मी वहां से आ गई। फिर जो ये टीचर थी कल्पना सुमंगली, ये बहुत खूबसूरत थी और इसके ऊपर थाने के इंस्पेक्टर की काफी समय से नजर पड़ी हुई। उस दिन भी 20 जुलाई को भी जब ये पानी लेने जाती है थाने के बराबर में स्कूल के पास में, एक कांस्टेबल इंस्पेक्टर को बताता है कि कल्पना सुमंगली पानी लेने के लिए आई हुई है सर। इस पर इंस्पेक्टर एक साजिश रचता है और लक्ष्मी के द्वारा कल्पना सुमंगली को थाने में बुलवाता है। अब जब यहाँ आते तो वह इंस्पेक्टर से और उन सबसे पूछती है कि मुझे क्यों बुलाया गया, और अब वो बातों बातों में उलझा कर उसको कमरे में बंद कर देते हैं, मारपीट करते हैं, जिसका वो विरोध करती है। इसके बाद एसआईटी ने पूरी अपनी जांच रिपोर्ट लगाई, चार्जशीट दाखिल की, और जिसमें और जो थाने के सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और दोनों कांस्टेबल थे, यानी कि चारों पुलिस वालों को वह नामजद आरोपी करती है, और लक्ष्मी थी उसको भी नामजद आरोपी करती है, क्योंकि बुलाकर वो लेकर गई थी। अब लक्ष्मी को तो फिर जमानत मिल जाती है, लेकिन चारों पुलिस वालों को ताउम्र कैद की सजा सुनाई जाती है अदालत में जब ये केस चलता है। और लक्ष्मी की रिकवरी लगभग 3 महीने के बाद होती है, वह थोड़ा बहुत चलना शुरू कर देती है, यानी कि 20 को उसके साथ यह हादसा हुआ, उसके साथ कुकृत्य किया गया, और वह 12 अक्टूबर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने घर पर आती है, थोड़ा बहुत चलने बोलने लगती है, और उसके बाद उसको मतलब सालों लग जाता है रिकवर होने में। लेकिन उस घटना का दर्द और टीस उस एरिया में, उस क्षेत्र में आज भी है, और वह कल्पना सुमंगली इस दर्द, इस पीड़ा को भूल नहीं पाए। आप सभी से मेरा यह अनुरोध है कि अगर आप कहीं पर भी जाते हैं तो अपनी सुरक्षा को पुख्ता कीजिए। कौन बुला रहा है, कहाँ बुला रहा है, क्यों बुला रहा है, कोई कितना भी परिचित जानकार है, लेकिन अगर आपको कहीं अलग लेकर जा रहा है तो अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित कीजिए, कोई आपको हानि ना पहुंचा सके किसी भी तरह की। कुछ टिप्स आप जरूर अपनाइए अपने जीवन में, कि कोई आपको अकेले में दूर बुला रहा है, जो पब्लिक प्लेस है उससे अलग बुला रहा है, एकांत में बुला रहा है, कोई अनजान व्यक्ति बुला रहा है, और अगर जानकार भी बुला रहा है तो वह एकांत में क्यों बुला रहा है, तो आपको वहां जाने से बचना चाहिए। लोगों के सामने रहना चाहिए, खुले में रहना चाहिए। अगर किसी अनजान से भी बात करनी है, कभी भी किसी के साथ, किसी के पास अकेले में ना जाएं। इसी तरीके की कहानी मैं आपके लिए लाती रहूंगी, अपराध की दुनिया से, जुर्म की दुनिया से, और आपको जागरूक और सचेत करती रहूंगी। सर, मैं सालू यादव राजेंद्र नगर में रहती हूँ। मेरी माँ घर में अकेली थी। सामने रहते हैं सत्येंद्र प्रजापति, जो कि पुलिस में है, और राधे गिरी। ये लोग मेरे घर में घुस के मेरी माँ को लात घूंसों से बहुत मारा, जिससे मेरी माँ को बहुत ज़्यादा चोट आई। तो हम लोगों को मोहल्ले से फ़ोन किया गया कि जल्दी आओ, तुम्हारी मम्मी को ये लोग बहुत मार रहे हैं। जब हम लोग घर में पहुँचे तो मेरी माँ को ये लोग मार के भाग गए थे। फिर अपनी मम्मी को लेके थाने पहुँचे तो वहाँ पे अभिनव चौधरी कहते तुम्हारा मुकदमा नहीं लिखेंगे, तुमने 9 पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा किया है। तो सर, हमने 9 पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा किया है। हमारे घर में 11 बजे रात को पुलिस घुसी थी और हमसे और मेरी मम्मी से बहुत मारपीट की थी, तब हमने मुकदमा लिखा था। हाँ, तो सर हमने मुकदमा पुलिस वालों के खिलाफ लिखा, तो हम क्या इंसान नहीं है, हमें कोई न्याय नहीं मिलेगा? अभिनव चौधरी ने हमारा मुकदमा नहीं लिखा। इसके बाद मेरी मम्मी की डॉक्टरी हुई। दूसरे दिन मेरी मम्मी का मुकदमा लिखा गया। तो अभिनव चौधरी कहते हैं कि
कहते हैं कि हम तुम्हारे ऊपर मुकदमा करवा देंगे। तो राधेगिरी ने अनुभव चौधरी से मिलके हमारे भाई के ऊपर मुकदमा कर दिया। और जबकि हम और हमारा भाई यहाँ पे नहीं रहते हैं, हम लोग रूम लेके रहते हैं। और हमारे भाई के ऊपर मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया गया। अब बताइए सर, हमारे लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा कर रहे हैं और अभिनव चौधरी कहते हैं कि तुम्हारे भाई को गोली मार देंगे। सर ये फर्जी हम लोगों को जीने नहीं दे रहे हैं। बताइए सर, हम लोगों को जीने का कोई हक नहीं है, हमारी मम्मी को न्याय नहीं मिलेगा। उल्टा सर हम लोगों के ऊपर मुकदमा कर दिया गया है। अभिनव चौधरी कहते हैं तुम लोगों को जीने नहीं देंगे, और जबकि जिन्होंने मेरी मम्मी को लात घूंसों से मारा है सर, वो आज भी आज़ाद घूम रहे हैं। हाँ, और सामने मेरे घर के रहते हैं, मेरी मम्मी को मार के आज़ादी से घूम रहे हैं। सर हमको न्याय नहीं मिलेगा, हमने क्या गलत किया है? हमारे ऊपर भी फर्जी मुकदमा लिखवाया गया, मेरे भाई के ऊपर लिखवाया गया। हाँ, ये लोगों ने मेरी मम्मी को इतना मार पीट की, उनका कुछ नहीं, हम लोगों ने जो मार पीट नहीं की तो हमारे लोगों के ऊपर मुकदमा लिखवा दिया। सर क्या हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा? आप सभी से निवेदन करती हुई, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे परिवार का सदस्य बन जाइए। घंटी को दबाकर ऑल पर भी सेलेक्ट कर लीजिए। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए और अपना एक कमेंट तो जरूर लिखिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, कहानी कैसी लगी और आपके सुझाव क्या है, आप क्या सुझाव देना चाहते हैं। आपके सुझाव आमंत्रित करती हूँ, प्लीज अपना सुझाव कमेंट जरूर कीजिए। नमस्कार, थैंक यू।